Hello and welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative, currently with the Dimension Factory. So I would like to start with a quote. क्या है आज का quote? Hard work turns ordinary moments into extraordinary victories. फिर से रिपीट करता हूँ. Hard work turns ordinary moments into extraordinary victories. So आज के quote वाले सेक्शन में ना मैं आप लोगों को एक और टास्क देता हूँ. इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और यूजफुल बनाते हैं. कैसे? आज जो कोट मिला है ना उसमें आपको कीवर्ड्स भी चुनने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं एंड उसको कमेंट सेक्शन में अलोंग विद द एग्जांपल जो ऑलरेडी मैं करवाता आ रहा हूँ. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ. आपको जो भी कोट आज से दूंगा उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगे वो आपको कमेंट सेक्शन में अलोंग विद द एग्जांपल लिखना है. उस कोट को जस्टिफाई करने वाला एक एग्जांपल लिखना है. अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ अभी तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ. ये आपको एसे का पेपर आपको पता होगा. एसे के पेपर में ऐसे ही फिलोसफिकल कोट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. तो अगर हम कोट के जो कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीख लो अभी से ही, छोटा सा एक्सरसाइज करके. अगर 26 में, 27 में या 28 में आप पेपर देने वाले हो तो ये एक्सरसाइज हम अगर छोटे से ऐसे 1 या 2 मिनट का एक्सरसाइज सिंपल सा, सब कुछ नहीं करना है, पूरा ऐसे नहीं लिखना है, अगर हम ये करना सीख लें तो कितना यूज़फुल होगा आपके पूरे प्रिपरेशन के लिए, मतलब मेंस प्रिपरेशन खास करके. तो आपको इस कोट में कीवर्ड्स जो है आइडेंटिफाई करना है आज से एंड उसको लिखना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, आते हैं सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट है द डायमेंशन फैक्ट्री. उसके बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ. यहाँ मैं सिखाता हूँ कि कैसे डायमेंशंस पार्ट वाइज मैनर में, पूरा आंसर नहीं लिखना है 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का. जब किसी एक एस्पेरेंट को पूरा आंसर, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाता है जो 150 या 250 वर्ड्स का होता है, तो लिखने में उनको प्रॉब्लम आता है. ठीक है, तो मैं इस इनिशिएटिव के थ्रू, द डायमेंशन फैक्ट्री के थ्रू कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बच्चे अपने जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए चालाकी से, ठीक है, चालाकी कैसे ये भी बात करेंगे, उसको यूज़ करते हुए कैसे हम डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, पहले हम पार्ट वाइज जाएंगे, फिर उसके बाद वी विल ट्राई टू कवर दी होल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास करके. तो अभी तो शुरुआत है, अभी बस सीखिए कि कैसे डायमेंशन क्रिएट करते हैं. अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है 11 अगस्त की, तो इट इज़ माई एडवाइस कि आप लोग जाओ देखो. उसमें मैंने बताया है कि कैसे GS 1 2 3 4 के सिलेबस में जो मतलब मेन सिलेबस जो है उसको यूज़ करते हुए जो इन पेपर्स में GS 1 2 3 4 में जो सब्जेक्ट्स हैं उसको यूज़ करते हुए मैंने डायमेंशन क्रिएट करना सिखाया कल विद द एग्जाम्पल्स. सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि उसको आप देखो. आज का जो क्वेश्चन होगा इस आज के क्वेश्चन में क्या है कि डायमेंशन जो क्रिएट करना है बस पॉलिटी के यूपीएससी मेंस के सिलेबस को यूज़ करते हुए मैं सिखाऊंगा. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, देख लो, मैंने सिलेबस भी आप लोगों के लिए इस PDF में डाल दिया है. इसी को यूज़ करके आज का क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे. अगर हमें सिलेबस पता होगा तो हम आंसर कर सकते हैं. ठीक है, सो आज का क्वेश्चन क्या होगा? विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ फेक प्रॉमिस. हाउ? ये प्रूव करना है हमें, और हम यूज़ करेंगे पॉलिटी का सिलेबस जो यूपीएससी ने खुद दिया है. यही मैं सिखाता हूँ यहाँ, अगर आप नए हो तो. और ये बहुत कम समय लगेगा आपको. ठीक है, और ये होगा लेक्चर के एंड में. लेक्चर के एंड में आपको मैं ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, पॉज करने के लिए बोलता हूँ वीडियो को, एंड फिर मैं खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ. तो अभी इन दो चीज़ों से ऊपर मतलब इसको आगे, इस 2 सेगमेंट से आगे बढ़ते हैं. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है डेली करेंट अफेयर्स डिस्कशन. ठीक है, जिसमें द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस से हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. तो आज आप लोगों के लिए मैंने 6 आर्टिकल्स आइडेंटिफाई किया और उसी को मैं डिस्कस करूंगा, एनालाइज करूंगा एंड बताऊंगा कि कैसे हम प्रीलिम्स मेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करना ही है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूज़पेपर रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. ठीक है, एंड जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि कुछ केस लॉज हैं जिसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, तो वो भी मैं बता देता हूँ. सो लेट अस स्टार्ट. पहला आर्टिकल है इकोनॉमिक्स का कह सकते हो, या इसको पॉलिटी से भी जोड़ सकते हो. लोकसभा पासेस द इनकम टैक्स बिल 2025. सो 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसको थोड़ा सा उसको कह सकते हैं सिंप्लीफाई, रैशनलाइज या शॉर्टन किया जा रहा है. ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम, और इसमें जो ऑफिशियल्स हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के पावर्स को
ब्रॉडेन किया गया है, और उसकी वजह से ना जो राइट टू प्राइवेसी, आप लोगों को पता होगा राइट टू प्राइवेसी, बताओ कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें है, याद है आप लोगों को? 2017 में पुट्टा स्वामी केस, जो कि जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का इंटेग्रल पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। तो कैसे इस लॉ के थ्रू उस जो फंडामेंटल राइट है उसको उसका वायलेट होने का चांसेस बनते हैं, ठीक है? तो इसी को हम समझेंगे। सेकेंड जो, और द हिंदू पेज नंबर 5 में सेकेंड है, रिफ्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स कंटिन्यूस इन जेनेवा प्लास्टिक ट्रीटी। सो जेनेवा प्लास्टिक ट्रीटी जो है UNEP ट्राई कर रही है कि एक ग्लोबल बाइंडिंग ट्रीटी जो है वो आए एग्जिस्टेंस में, और प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए। तो इसको लेकर दो ब्लॉक्स बने हैं, और दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं। कुछ जो बेसिक इशूज़ हैं, बेसिक जो कोर है इस मतलब पूरे ट्रीटी का, तो उसको भी हम समझेंगे, और दो ब्लॉक्स जो है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको दिखेगा कि ऐसे कुछ ब्लॉक्स होते हैं ना, G77 ऐसे कीवर्ड्स टाइप के जो ब्लॉक्स होते हैं, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट आर्टिकल इज, और ये आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है, IR से भी कह सकते हैं, बट मेनली प्लास्टिक पॉल्यूशन से, तो इसको हम एनवायरमेंट का पार्ट मान सकते हैं। द हिंदू पेज नंबर 6। नेक्स्ट वन इज दिल्ली स्ट्रे डॉग्स टू बी कैप्चर्ड एंड नेवर रिलीज्ड, सुप्रीम कोर्ट का कल का जजमेंट है, और इस जजमेंट को हम ना एथिकल एंगल से देखेंगे, ठीक है? सो द हिंदू पेज नंबर 1। फिर इसके बाद है अ कोर्ट रूलिंग विथ नो रूम फॉर जेंडर जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वीक वाला जजमेंट है, जेंडर जस्टिस कह लो या डोमेस्टिक वायलेंस जो वेमेन के अगेंस्ट होता है, उसके उस जजमेंट को इसमें एग्जामिन किया गया है। तो ये एडिटोरियल का एक सुंदर सा आर्टिकल है, और इसमें बहुत सारे डेटा या सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं जो कि हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल इज विल द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर सर्वाइव द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। आपको पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, खास करके जो ट्रम्प का कोअर्सिव पॉलिसी है, ठीक है? तो इसी को ओवरऑल एनालाइज करेंगे, कोल्ड वॉर एरा से लेके अभी तक का जो डेवलपमेंट है और आगे क्या होगा। द हिंदू पेज नंबर 10 एंड देन एन आई ऑन CO2 फ्रॉम स्पेस, इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 13, ठीक है? ये साइंस एंड टेक्स से कह लो या एनवायरमेंट से कह लो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एंड क्रॉप जो है हेल्थ को लेकर USA ने कुछ साल पहले, मतलब एक डेकेड पहले, कुछ सैटेलाइट्स भेजे थे, उसी को उसकी सर्विस अब ख़त्म करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो उसको भी हम समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों इसको ख़त्म करने का मतलब इतना इशू नहीं है, फिर भी ट्रम्प जो है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल इटसेल्फ। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है, जिसकी वजह से आज मेरी आवाज़ में उतनी जान नहीं है। सो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरा एक्सप्लानेशन या पूरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़े दो शब्द कह सकते हो। सब्सक्राइब तो करो ही, एंड जो मैं बोलता हूँ होमवर्क करने वो करो। बच्चे करते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब इतने बच्चे देखते हैं तो वो लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट आज के आर्टिकल से। जो लोकसभा पासेस इनकम टैक्स बिल। सो सिंपल समझो, 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बिल पास हुआ, मतलब बिल एक्ट में बदला और वही कानून चलता आ रहा था, मतलब टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट होते थे। अभी क्या किया गया ना, इस बिल को सिंप्लीफाई करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए, सॉरी, इस एक्ट को सिंप्लीफाई, रैशनलाइज एंड शॉर्टन करने के लिए न्यू जो है इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, और इस बिल की प्रॉपर स्क्रूटनी कर चुकी है बैजयंत पांडा जो है उस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे, तो इस कमेटी ने कर रखी है। सो इस बिल में क्या है, पहले कैसे शॉर्टन एंड सिंप्लीफाई किया गया है, तो आप लोगों को पता हो कि देखो ये पार्ट में है कि प्रोविजन, प्रीवियस जो वर्जन था इनकम टैक्स एक्ट का, तो उसमें 5,12,000 वर्ड्स थे, अब नए वाले में इतने, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर्स जो है वो भी रिड्यूस कर दिए गए हैं, इट वाज 47 टू मतलब 47 से 23 हो गया, और सेक्शन भी 819 से 536 हो गया, ठीक है? ये चलो ठीक है। अब इशू यहाँ नहीं है, इशू कहाँ आ रहा है? मेन इशू ये है कि इस नए बिल में जिसको लोकसभा ने पास कर दिया, इसमें क्या है कि जो
इनकम टैक्स ऑफिशियल्स है ना, उसके पावर को जो है ब्रॉडेन कर दिया गया है, एंड उस ब्रॉडेन करने की वजह से इशू आ रहा है राइट टू प्राइवेसी में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी जो केस था 2017 में, उसमें क्या कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इंटेग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। ठीक है, सो लेट अस सी कि कैसे ब्रॉडन किया गया। तो ऑफिशियल्स कैन डिमांड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग ईमेल्स, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस एंड कंप्यूटर फाइल्स। ठीक है, जब भी ऑफिशियल्स ऐसा मांगेंगे तो आपको देना चाहिए इन सारी जो आपकी मतलब एक्सेस उनको देना है। ठीक है, फिर उसके बाद एसएससी शुड प्रोवाइड एक्सेस कोड्स फॉर एनी कंट्रोल अकाउंट और कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ द अकाउंट टाइप और सिस्टम, ये भी करना है। ठीक है, आपको प्रोवाइड कराना है सोर्स कोड, एक्सेस कोड, सॉरी एक्सेस कोड्स आपको प्रोवाइड कराना है जिनके साथ ये हो रहा है, मतलब जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर नेक्स्ट वन इज, ये सबसे कंट्रोवर्शियल है, द बिल अलाउज अथॉरिटीज टू ओवरराइड एक्सेस कोड्स नॉट विलिंगली प्रोवाइडेड बाय द एसएससी। ये है इशू कि अगर आप नहीं भी देना चाहोगे, जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, आप और सम टाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स कह सकते हैं, मे बी अच्छे रीजन्स हो, कभी कभी ये गलत तरीके से भी यूज हो सकता है ना, आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहे हो टू द स्टेट। ठीक है, तो यही इशू आ रहा है। अब पार्लियामेंट में इसको लेकर डिबेट चल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जजमेंट जो है उसके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट है ये। तो यही इशू है, और इस एक्ट के बारे में और कोई अच्छा एडिटोरियल आएगा जो इसके अच्छाई के बारे में। एक अच्छाई तो ये है कि सिंप्लीफाई किया गया इस 1960 वाले लॉ को, एक्ट को। ठीक है, बट अगेन अभी पूरे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, एक प्रोविजंस जो है वो राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, मतलब ब्रीच कर सकता है, सॉरी ब्रीच नहीं कर रहा है, ब्रीच कर सकता है। तो इसकी वजह से इसको अगेंस्ट अपोजिशन ने आवाज़ उठाई है। ठीक है, हमने मतलब अंडरस्टैंडिंग बना ली कि इनकम टैक्स बिल और उससे रिलेटेड इशूज। अब मैंने इस टॉपिक को क्यों इस एंगल से डिस्कस किया, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है ना, एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, खास करके प्रीलिम्स में। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एटलीस्ट 2 times इन लास्ट 5-6 years। सो इसको आप कर सकते हो कि किस आर्टिकल के अंदर है ये। तो 2021 का पीवाईक्यू, और मैंने एक मेंस का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड यहीं दे दिया है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं ना मेंस का क्वेश्चन, तो वो रुकेगा नहीं, वो रहेगा विद द डायमेंशन फैक्ट्री। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज रिफ्ट बिटवीन 2 blocks कंटिन्यूज इन जेनेवा। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन अच्छा हाँ, ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, GS3 में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें कि इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, क्लाइमेट चेंज लिंकेजेस, इस सब इन सारी चीज़ों के लिए, इन टॉपिक्स के लिए आप इसको, इस आर्टिकल को हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने 2022 से ही एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की, मतलब उनकी चाह है कि ऐसा हो, सो दैट ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन को वो एड्रेस कर पाए। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इसको लेकर मल्टीपल मीटिंग्स हुए हैं, और मीटिंग्स में 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स उभर के आए हैं। एक तो है हाई एम्बिशन कोलिशन, एक फॉर्मल ग्रुप है ये। ठीक है, LMC इज नॉट अ फॉर्मल ग्रुप। ये क्या है, लाइक माइंडेड कंट्री। सो द पॉइंट इज, अब HAC जो है वो नॉर्वे, रवांडा, मेनली EU कंट्रीज हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर सेइंग कि प्रोडक्शन कट होना चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है प्लास्टिक का, उसको हमें मतलब धीरे धीरे कम करना चाहिए। बट जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, इसमें बहुत कम ही कंट्रीज है, बट मेनली वो कंट्रीज है जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो उनका कहना है, जिसमें हम देख लेते हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, चाइना, एंड इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया फेवर करता है LMC को। अब ये मैं बताता हूँ कि इनका कहना है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं रदर प्रोडक्शन कट पे। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, HAC जो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन कट करो प्लास्टिक का। बट जो HAC है वो ये कह रहा है कि हम प्रोडक्शन कट ना करके जो इस ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको एड्रेस कर सकते हैं बाय प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, एंड इंडिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग HAC
LMC कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज, ठीक है। सो लाइक माइंडेड कंट्रीज एक और बात कह रही है कि जो हम अगर प्रोडक्शन कट करते हैं प्लास्टिक का तो उससे डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, ठीक है। रैदर जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन का जो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन का जो गोल है उसको जो हमें देख लो, arguing that the plastic pollution should be tackled via better waste management, not strict production or trade limits, citing risk of trade disruption and limited actual reduction of pollution, ठीक है। और इस आर्टिकल में ये भी है कि एशिया की जो कंट्रीज हैं सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए हैं, यही है। सो यही है पूरा आर्टिकल, इसी को लेकर डेड ब्लॉक बना हुआ है। अब देखो अभी आगे क्या होता है। डेड ब्लॉक एक और चीज़ है कि जो HAC कंट्रीज है ना, मेजॉरिटी के थ्रू चाहते हैं कि जो ग्लोबल पोल्यूशन, जो प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी है उसको HAC कंट्री चाहते हैं कि मेजॉरिटी के थ्रू जो है ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आए, बट LMC जो है वो ये चाहती है कि नॉन कंसेंसस के थ्रू हो चीज़ें, सॉरी नॉन कंसेंसस नहीं, कंसेंसस के थ्रू चीज़ें डिसीजन ली जाए, जैसे WTO में होता है, ठीक है। लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये थर्ड आर्टिकल है आज का हमारा, और ये है कल के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, डेली स्ट्रे डॉग्स टू बी कैप्चर्ड एंड नेवर रिलीज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। अब क्या है कैसे है उतना नहीं जाना है, हमें एथिकल एंगल में देखना है। तो GS पेपर 4, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस एनिमल राइट्स, ठीक है। बैलेंसिंग ह्यूमन सेफ्टी विद द कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स और यूटिलिटेरियन अप्रोच। देखो एनिमल राइट्स की बात यह है कि एनिमल को आप कहीं बंद रखोगे, ठीक है, शेल्टर में रखोगे, इसका मतलब है कि बंद रखोगे। जैसे वो स्ट्रे डॉग्स का मतलब क्या है, जो गली में इधर उधर भटकते हैं, तो वो फ्री नहीं है। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट चाहते हैं कि वो जैसे पहले फ्री थे वैसे ही रहे, बट उनकी वजह से इश्यूज आ रहा है। और ख़ास करके दिल्ली में मोर देन 5000 स्ट्रे डॉग्स हैं, सॉरी 5000, मेरे हिसाब से इससे बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 80-90,000 के आसपास है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई हैव टू चेक एग्जैक्ट डेटा, ये डेटा का ही इशू होता है। बट पॉइंट ये है कि उनके नंबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, उनकी पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों को मतलब कि डॉग जो है बाइट कर रहे हैं, और बहुत लोगों को इसकी वजह से डिजीज़ होती है और जान भी चली जाती है अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन ना हो तो। सो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट जजमेंट है। और इस जजमेंट में बोला है कि दिल्ली गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज टू कैप्चर ऑल स्ट्रे डॉग्स, कीप इन परमानेंट शेल्टर्स, नेवर रिलीज देम। ऑल्दो परमानेंट शेल्टर भी एक इशू है कि इतनी कैपेसिटी है क्या, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है ऐसे, इतने हमारे पास ट्रेंड जो है ऑफिशियल्स हैं जो हैंडल कर पाए इतने नंबर ऑफ जो मतलब डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हैं, ठीक है। और क्या डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 5000 डॉग्स टू बी शेल्टर्ड इन जो नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स हैं आपको शेल्टर करना है। ऑल बी स्टेरिलाइज्ड, इम्यूनाइज्ड एंड केप्ट अंडर CCTV विथ रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद है हेल्पलाइन फॉर डॉग बाइट केसेस, कैप्चर विद इन 4 hours ऑफ कंप्लेंट्स। मतलब जैसे ही आप एक तो कंप्लेंट के लिए भी प्रॉपर प्रोविजन करना पड़ेगा कि इंसान अगर मतलब उसको स्ट्रे डॉग काटता है तो वो कंप्लेन कर पाए, और जैसे ही कंप्लेन करेगा उसके 4 घंटे के अंदर जो है वो उस कुत्ते को, मतलब वो जो डॉग है उसको कैप्चर किया जाए, ठीक है। फिर ये भी है कि कंटेम्प्ट एक्शन भी लिया जाएगा अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जैसे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं अगर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं इस प्रोसेस को तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। सो एम क्या है, तो प्रोटेक्ट पब्लिक स्पेशली चिल्ड्रेन फ्रॉम बाइट्स एंड रेबीज। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या हम यूटिलिटेरियन अप्रोच, जिसमें कि जो बेंथम का अप्रोच है, जर्मी बेंथम का, कि मैक्सिमाइज सेफ्टी एंड वेलबींग फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिले, वो वाला क्या हम इस एग्जाम्पल को यूज नहीं कर सकते हैं करंट में? यूटिलिटेरियन अप्रोच जो हमारे स्टेट के वन ऑफ द ऑर्गन ने डिसाइड किया है या डिसीजन दिया है, कर सकते हैं ना? ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे दो यूटिलिटेरियन अप्रोच का, कोई करंट एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो लेट अस गो एट द नेक्स्ट आर्टिकल इज द 4th आर्टिकल है अ कोर्ट रूलिंग विथ नो रूम फॉर जेंडर जस्टिस। सिंपल है, ये द हिंदू के एडिटोरियल में आया है और बहुत सुंदर है, एक
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एग्जामिन कर रही है जो हमारी एडिटर हैं मैम तुलसी के राज, ठीक है। सो क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं कि कैसे ये सिलेबस से रिलेटेड है। तो वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी ये सारा GS1 में आता है ना, सोसाइटी में, एंड GS2 में भी आता है कि कैसे जुडिशरी ने, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था ना कि जेंडर जस्टिस कैसे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्शन की तरह या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या है। अगर आप लोगों को याद हो 2023 का गेस पेपर है, पेपर में आया था मेंस 2023 में GS2 में। तो कैसे जुडिशरी का रोल है इन्हेंस करने में, जो विमेन एम्पावरमेंट है या विमेन के अगेंस्ट जो मतलब सोसाइटी में हो रहा है, वो सारे इशूज़ को एड्रेस करते हुए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट दिए। तो उसी में से एक है, इसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिसेंट रूलिंग इन शिवांगी बंसल एंड साहिब बंसल केस है। इसमें क्या बोला कि एंटी क्रूएल्टी प्रोविजन जो सेक्शन 498 IPC में था, अब तो IPC है नहीं, बट जब ये केस चल रहा था तो तब IPC ही था, तो मतलब कि जब स्टार्ट हुआ था। एंड सेक्शन 85 जो BNS में है, हमारा जो नया है IPC को जो रिप्लेस किया है, तो इस पूरे केस में ये जजमेंट आया है फॉर अ कूल ऑफ पीरियड स्पार्किंग कंसर्न ओवर द इरोजन ऑफ ह्यूमन लीगल प्रोटेक्शन। हम देखेंगे क्या कूल ऑफ पीरियड है, सारी चीज़ें समझेंगे। सो केस एंड रूलिंग क्या है कि शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल जुलाई 2024 सी ऑर्डर नो अरेस्ट कोर्सिव एक्शन फॉर द, ये 2025 होगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। सो शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है नो अरेस्ट और कोर्सिव एक्शन फॉर अप टू 2 months। अब देखो शिवांगी बंसल ने अपने पति के अगेंस्ट, साहिब बंसल आई थिंक उनके पति ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस या टॉर्चर का केस किया। तो उस केस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बोला है कि किस IPC के रूल को, IPC सेक्शन का उन्होंने यूज़ किया 498A। अब ये सेक्शन कब ऐड किया गया था 1983 में, जब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बढ़ गए थे, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1983 के आसपास। तो गवर्नमेंट ने IPC के अंदर जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू इस सेक्शन को ऐड किया गया था। सो अब जो जजमेंट आया उस जजमेंट में ये कहा गया कि 2 महीने का कूल ऑफ पीरियड होगा, एंड सेकेंडली अरेस्ट ओनली आफ्टर रिव्यू बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल और फैमिली वेलफेयर कमिटीज। ये ध्यान रखना कि अब ये भी होगा, मतलब एक तो 2 महीने तुरंत अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, पहले तुरंत अरेस्ट कर लेते थे, और 2 महीने का कूल ऑफ पीरियड दिया, और अरेस्ट तभी करोगे जब एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट लेवल और फैमिली वेलफेयर कमिटी जो है इस पूरे जो केस है इसको रिव्यू करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज यही है पर्पस ऑफ 498 का क्या है, इनेक्टेड इन 1980 पब्लिक क्रुएल्टी बाय हस्बैंड रिलेटिव्स इंक्लूडिंग डॉरी हरासमेंट एंड एबेटमेंट टू सुसाइड। अब कंसर्न क्या है ये हमें समझना है कि डिलेज इमीडिएट प्रोटेक्शन फॉर विक्टिम्स, डिस्करेजेज वुमेन फ्रॉम परसुइंग कंप्लेंट्स, ठीक है, एंड मे इंडेंजर दोज इन अब्यूसिव सिचुएशंस। जस्ट सपोज कोई लगातार डोमेस्टिक वायलेंस कोई जो है रिलेटिव या पति लगातार कर रहा है, तो उसके लाइफ को तो थ्रेट है ना, अभी 2 महीने का कूल ऑफ पीरियड का फिर क्या पॉइंट है। सो इसकी वजह से मैम जो है ना सवाल उठा रही है इस जजमेंट पे। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट इस शिवांगी गोयल वाले जजमेंट में जो साइट किए गए देखे गए हैं और जिस पे चर्चा की गई है, उसमें पहला है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। आई थिंक इसको एक बार रीचेक कर लेना, मुझे एक बार देखना पड़ेगा प्रीति स्टेट ऑफ झारखंड है या स्टेट ऑफ बिहार है, एक बार देखना पड़ेगा। इसी में तो हम देख सकते हैं ना, हाँ स्टेट ऑफ झारखंड है, करेक्ट है। सो प्रीति गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, मेनी केसेस नॉट बोनाफाइड, मतलब कि जेन्युइन केसेस नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मतलब कि याद किया और इसमें बोला कि प्रीति गुप्ता केस में जो जजमेंट आई थी उसमें ये जजमेंट में निष्कर्ष निकला था कि बहुत सारे केसेस मिसयूज होते हैं, इस सेक्शन को यूज करके मिसयूज किया जाता है, ठीक है। सुशील कुमार शर्मा एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में क्या है कि मिसयूज कैन कॉज लीगल टेररिज्म। अब देखो टेररिज्म है और लीगल मतलब उसको IPC के सेक्शन के थ्रू लीगलाइज कर दिया गया है। सो ये सेकेंड जजमेंट है, देखो इन जजमेंट को ध्यान में रखना। अगर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जजमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है मेंस के लिए, यही है ना। तो थर्ड केस वाज जिसके बारे में डिस्कस किया गया वो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 है कि पुलिस मस्ट वेरीफाई नेसेसिटी बिफोर अरेस्ट।
तो ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं इसको ध्यान में रखा गया, ध्यान दिया गया, एंड इसके बेसिस पे ये जजमेंट आई कि 2 दिन का कूल ऑफ पीरियड जो है होना चाहिए, 2 महीने का, और एक प्रॉपर कमिटी बैठनी चाहिए। अब एक और चीज़ है कि इसी सुशील कुमार केस में एक और चीज़ है कि कॉन्क्लूजन ये निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कि मिसयूज कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर स्ट्राइकिंग डाउन ऑन आईपीसी सेक्शन। रिपीट कर रहा हूँ, एक तरफ तो सुशील कुमार केस में बोल रहे हैं कि ये लीगल टेररिज्म है जब इसको मिसयूज किया जाता है, बट इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहे हैं कि मिसयूज जो है ना स्ट्रक डाउन करने का या स्ट्राइकिंग डाउन जो है आईपीसी सेक्शन का, वो ग्राउंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब जहां तक डेटा की बात की जाए तो 18% कन्विक्शन रेट होता है ऐसे केसेस में, जो कि हाई है। ठीक है, एंड मतलब मैम ये कह रही है कि 18% कन्विक्शन रेट है, तो अगर इस तरह से हम कूल ऑफ कर देंगे, इस तरह से एक कमिटी जब मतलब रिव्यू कर लेगी उस पार्टिकुलर केस को, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और अगर ऐसे में बहुत लोग इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। मिसयूज़ है, पर मिसयूज़ का मतलब ये नहीं है ना कि इसको डाइल्यूट कर दिया जाए इस प्रोविज़न को। तो हम यही देख रहे थे सुशील कुमार शर्मा केस 2005 में कि मिसयूज कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर स्ट्राइकिंग डाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आर्टिकल, सॉरी केस लॉ। एक 2 चीज़ें हैं, तो इसको आप जॉट डाउन कर लो। मैं बोलता हूँ ना लिख लेने, इसको लिख लेना है अपने नोट्स में। अगर वुमेन से रिलेटेड इशू पे क्वेश्चन बनता है GS 1 में 2 में, तो वहाँ ये यूज़ होगा। ठीक है, इस केस के 2 एस्पेक्ट है ना, दोनों चीज़ें हैं। एक तो मिसयूज़ पे भी बात कर रहे हैं, और मिसयूज़ के बेसिस पे हम वापस ये मतलब कि स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते हैं सेक्शन को। फिर उसके बाद वी हैव NHFS 1/3 ऑफ वीमेन फ्री स्पेस स्पाउजल वायलेंस। तो जो रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ ना, उसमें 1/3 जो है वीमेन है ना फेस करती है स्पाउजल वायलेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एडिटोरियल स्टैंड। तो मिसयूज मस्ट बी, मतलब एक तरह से वो जो मैम कह रही लास्ट में, मिसयूज मस्ट बी एड्रेस्ड एंड protections for women should not be diluted, and thereafter the law's constitutional validity and intent must be preserved. ठीक है, नेक्स्ट वन इज जो वर्ल्ड ऑर्डर का आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्या क्रोनोलॉजी रही है और इसका यूसेज क्या है। सो IR का ये आर्टिकल है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, और इस आर्टिकल में GS पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है, एंड PSIR ऑप्शनल किसी का भी है। तो सेक्शन 1 के इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्डर, या पेपर 2 सेक्शन B इंटरनेशनल रिलेशंस चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर एंड इम्पैक्ट ऑन एशिया, इन टॉपिक्स में इन टॉपिक्स के कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल को हमें समझना है। ठीक है, सो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएटेड एंड सस्टेन लार्जली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑफ वर्ल्ड वार 2 के बाद रूल बेस्ड ऑर्डर बनाने का जोर जो है अमेरिका ही कर रहा था। ठीक है, एंड इसको टर्म दिया गया पैक्स अमेरिकाना। ठीक है, जिसको लीड करेगा अमेरिका। इज फेसिंग स्ट्रेन अंडर द पॉलिसीज ऑफ प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है। द डिबेट इज वेदर दिस ऑर्डर कैन सर्वाइव इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, कि जो पूरा अभी जिस तरह से वो कोर्सिव एक्शन ले रहे हैं, तो क्या ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसको पैक्स अमेरिकाना बोला जाता है, क्या वो सस्टेन करेगा, इसी पे डिस्कशन है। सो लेट अस स्टार्ट। की पॉइंट्स जो आर्टिकल के मैंने मतलब कि लिखे हैं, सेपरेट करे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंश्योर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंशन। तो रूल बेस्ड ऑर्डर को बहुत ही ज़्यादा जो है प्रमोट किया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के द्वारा। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन लाइक UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO वगैरह बनाए गए, बिकम पिलर्स ऑफ सिस्टम प्रमोटिंग फ्री ट्रेड, पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड लिबरल गवर्नेंस। उसके बाद पेक्स अमेरिकानाज क्या रोल है? द US यूज्ड इकोनॉमिक पावर, सिक्योरिटी गारंटीज एंड मार्केट एक्सेस टू लीड द पोस्ट वर्ल्ड लिबरल ऑर्डर। अब इसमें अमेरिका ने चाइना को भी WTO के अंदर 2000 इसकी क्लैरिटी में इशू है, अच्छा इसको देखते हैं। सो 2001 में WTO को मुझे ना आप लोग ना कमेंट सेक्शन में ये भी बता दो कि जो आर्टिकल है क्या आप लोग पढ़ते हो इसमें, मतलब जो मैं आर्टिकल जानबूझ के देता हूँ कि अगर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास न्यूज़पेपर का एक्सेस नहीं है या नहीं मिल पाता है उनको, तो क्या आप PDF को मतलब कि जूम करके क्या आप आर्टिकल्स भी पढ़ते हो? क्योंकि मैं उसको हाईलाइट करता आया हूँ पहले दिन से, आज मैंने नहीं किया, मुझे जानना है। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एशिया में भी
ट्रम्प या यूएसए ने रूल बेस्ड ऑर्डर के थ्रू एशिया को भी इंटीग्रेट किया था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, एशिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज खास करके चाइना को, इवन जो G20 में इंडिया को भी इंक्लूड किया था, या जापान कह लो कि G7 में उसको इंक्लूड किया था, ठीक है। बट अभी क्या है कि जैसे राइजिंग पावर्स एग्जांपल चाइना प्रमोट अल्टरनेटिव नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन चैलेंजिंग यूएस रूल बेस्ड जो ऑर्डर है। अब रिस्क क्या है ऑर्डर का, तो यूएस जो है रिट्रीट कर रहा है, मे फ्रेगमेंटेड द सिस्टम इनटू राइवल ब्लॉक्स, अथॉरिटेरियन पावर्स कुड फिल द वैक्यूम, एग्जाम्पल में चाइना हो सकता है, रीसेपिंग ट्रेड रूल्स एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो ये जो अभी चल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर जो पैक्स अमेरिकाना ही है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में चल सकता है, या ऑल्टरनेटिवली इट कुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिटिव पावर सेंट्रिक अरेंजमेंट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिक्स को कह सकते हो क्या, हाँ कह सकते हैं। सो माय पॉइंट इज कि जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, जो पैक्स अमेरिकाना हुआ करती थी जिसको यूएसए लीड करता था थ्रू वेरियस इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें अब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, एंड बायलेटरल ट्रेड या बायलेटरल रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस है, खास करके अपने टर्म्स पे, और उसी को लेकर इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी बहुत चरमरा गई है विद इन 3-4 महीनों की बात करूँ तो ऐसा हुआ है। तो अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसी होगी, तो इसी को पॉसिबल आउटकम्स जो है ऑथर बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एन आई ऑन CO2 फ्रॉम स्पेस कुड सून सर्ट। अब सिंपल मैं इस आर्टिकल को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2013 देख लो, यूएस गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड नासा टू प्रिपेयर टू शट डाउन 2 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं, OCO, जिसको OCO का फुल फॉर्म है ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेशन, 2 कार्बन या क्रॉप ऑब्जर्वेशन, मतलब कलेक्टिवली इसका काम है, सैटेलाइट भेजा गया था, OCO2 एंड OCO 2014 में, OCO3 इन 2019 में, OCO1 फेल्ड हो गया था 2009 में, ठीक है। अब इसका काम क्या था कि ये देखता था, मॉनिटर करता था कार्बन CO2 कितना है, उससे रिलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन जुटाता था, और दूसरा क्रॉप हेल्थ को देखता था। अब पूरा जो ये दोनों OCO को जो भेजा गया स्पेस में, तो उस पर पूरा जो 750 मिलियन इतना प्राइस यूएसए को लगा था, और मेंटेनेंस में अभी 15 मिलियन के आसपास लग रहा है, फिर भी इसको हटाने की कोशिश, मतलब शट डाउन करने की बात कर रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका बहुत यूटिलाइजेशन, मतलब ह्यूमन काइंड के लिए कह लो, खास करके क्लाइमेट चेंज को ले स्टडी को लेकर, तो बट इसको हटाना थोड़ा सा अगेन इलॉजिकल लग रहा है, ठीक है। मोड ऑफ मैसेज लग रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो ट्रम्प का रुख रहा है या उनका जो स्टांस रहा है, ठीक है। सो लेट अस सी, जो आज का इम्पोर्टेंट MCQ जो है प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ, उसको आप देख लो, और कल का भी मैं आंसर बनाता हूँ। अभी पॉज करके आंसर लिख लो कमेंट सेक्शन में, A B, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, एंड कल का 11th का मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। पहला है 1 का A है, 2 का A है, 3 का B है, 4 का A है, 5 का C है, ठीक है। ये पूरा आपका आंसर है। सो द डायमेंशन फैक्ट्री जो है मुझे बोला नहीं जा रहा है, फेसिंग प्रॉब्लम, तो मैं सोच रहा हूँ यही सेम क्वेश्चन जो मैंने दिया है, क्या है क्वेश्चन, विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ फेक प्रॉमिस, हाउ। ये आपको मैं कल सिखाऊंगा, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी, मतलब गले में खराश एंड ऑल, तो मैं कल इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए मैं जो है इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड कल मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एंड वी विल कंटिन्यू दिस कि कैसे हम द डायमेंशन फैक्ट्री को और अच्छे से आपके लिए डायमेंशंस कैसे क्रिएट करना ईजियर बना सकता हूँ, ठीक है, जो कि कल मैं अच्छे से दिखाऊंगा। एक और चीज़ कहनी है, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़, वीडियो आपने पूरी देख ली और आपको ये फ़ायदेमंद लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हो तो वो भी कर दीजिए, इससे इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के, मुझे लगता है और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊँ। एंड बहुत सारे लोग तारीफ भी करते हैं, अनडाउटेडली बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में या मुझे DM करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। बट अगेन इतने सारे जब लोग देख रहे हैं बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग या रिएक्टिंग या इसको
अप्रिसिएट अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। और इतना अच्छा कंटेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मिले, कम समय में सिंप्लीफाई करूँ, लंबे लंबे जो वीडियोस आते हैं और अननेसेसरी डिटेल्स दी जाती है जो हमें याद रहेगा नहीं। हमें क्या करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हर एक करंट इशू को लेकर कि क्या चल रहा है एंड हमें क्या समझना है। अगर कुछ उसमें नया दिखे तो उसको हम समझ लेंगे, और ओल्ड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है, तो वो भी हम रिवाइज करते जाए साथ साथ। तो प्रीलिम्स, मेंस एंड एसे ये भी इंक्लूडेड है। वो टास्क तो आपको करना ही जो मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड एक अच्छा एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। डायमेंशन फैक्ट्री को हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, ठीक, टेक केयर।